सिस्टम चेंज हुआ। पहले ये गाठिया था, बाद में चल के इनका सिस्टम चेंज हुआ। सुनो, हाँ सुनो। तुम बोलो। हल्का सा हाँ। नाम बोल दीजिए। ये बताएंगे। नाम माता जी का हमारी सावित्री देवी है। कहाँ से आए सर आप? ये हम बिजनौर कस्बा शेरकोट से आए हैं, यूपी। यूपी से। जी। दिक्कत क्या? दिक्कत ये है 3 महीने पहले जो इनको जो पैरालाइज मार गया था, तो उस समय से जो है ये मतलब कुछ 1 महीने तक तो ये बेड पर 1.5 महीने तक बेड पर रही। उसके बाद में थोड़ी सी ये चली, लड़खड़ा के चलती है। इनकी आवाज़ जो है बोल नहीं पाती, इसे करके वो ही करती रहे और थोड़ा सा गुस्सा करती रहती है ये। और इसके अलावा और कोई जो है, तो ये सबसे पहले कब इनको हुआ था ऐसा, जैसे आपको महसूस हुआ होगी? पहली बार ही हुआ है। मतलब कब? 3 महीने पहले। 3 महीना हो। जो है डेट में याद नहीं है, मगर उसकी जो रिपोर्ट मेरे पास है। अच्छा अच्छा। हाँ 3 महीने पहले हुआ था ये। 3 महीने पहले। अच्छा, एक बात और पूछना सर कि जैसे कि इनका सोचने और समझने का क्षमता का ताकत कैसा है अभी, मतलब? वो ही ठीक नहीं। समझता कि तो अभी तो क्या इतनी ज़्यादा नहीं है। ये है कि चिड़ावनापन देखो ये बोलती है, हाँ। तुम इनसे बोलोगे तो ये बोल रहा, तो ये बोलेंगे जैसे कि माँ बोलियो राम राम, हाँ माँ, बस ये इतना बोलती है। मैंने आवाज़ खुलती नहीं, आवाज़ खुलती नहीं। स्पॉन्डिलाइटिस पूरा है, नाप के देखा स्पॉन्डिलाइटिस पूरा। यादाश्त भी मतलब अब कम होगा इनका? हाँ यादाश्त भी कम है, यादाश्त कम है, 30% या 35% कम हो गया। और एज क्या है इनका? इनका एज 62 साल। 62 साल। हाथ देखो, हाथ उनका वर्क नहीं करता। मतलब 1.5 महीना पहले से हुआ है ना? मैंने 3 महीने पहले। 3 महीने पहले 3 का। महीने पहले नहीं, 4था महीना चल रहा है। हाँ 4था भी चल रहा है। ठीक। बाबा जी ने हमेशा कहा है, अगर सबसे बड़ी दवा है तो आपका परिवार है। सर तो बता दीजिए कैसा अभी लग रहा है इलाज के बाद? इलाज तो ठीक लग रहा है, पहले से बेहतर है। और जो पहले जो कमियाँ थी, जो शरीर की जो डाउन था, अब डाउन था, वो ठीक हो गया। अच्छा। और जो है मतलब पहले से इनको भी हल्का महसूस हो रहा है। पानी पिएगा। पानी पिए गिलास, पानी अच्छा लगा ना, तो पानी भी नहीं पीती है। माँ पानी अच्छा लगा हैं? क्या बदन भी हल्का लगेगा। सही लग रहा? पैर कैसा लग गया? पैर कैसा लग गया? ठीक है, पूरा बदन हल्का लग रहा है, बोल रही हल्का लग गया, सही लग गया। सही है। गर्दन ठीक हो गई। एक काम करो। ये एक बिजनौर का रोगी है, 3 महीने हुए इसको लकवा लग गया। ये 62 साल की महिला है। इसके आवाज़ चले गए हैं और अंगों में विकृति भी हो गई है। तो मैंने देख करके उसके अंग को बनाने के बाद बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन इशारे से वो बताई कि बहुत हल्का लगा, बदन अच्छा लगा। और उसका लड़का आया हुआ था, वो ब्रश का वहाँ ज़्यादा काम होता है, और वो ब्रश ला करके हमको दिया कुछ अपने प्रोडक्शन में से। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसको कि कम से कम वो ये सोचा कि बाबा के पास जाएंगे और हम अपनी भी आर्ट दिखाएंगे तो वो सम्मान देंगे। तो हम पूर्ण सम्मानित करते हैं उस व्यक्ति को, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्ट इज़ आर्ट, कला कला होता है, चाहे वो कुछ भी हो। एक सुई से लेकर के हाथी तक, जहाज तक जो बनाता है वह एक कर्मठ सच्चा कर्मशील आदमी है। वह अपने ब्रेन का पूरा उपयोग किया। उसी तरह मैं अब इस विषय पे काम करता हूँ, अभ्यस्त हूँ, इसलिए मैंने उसको काम किया। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एज ज़्यादा है, हालांकि जल्दी ही वो आ गया, 3 महीने के भीतर आ गया, वो 3 महीने पर आ गया। तो 3 महीने पर आ गया मतलब ज़्यादा जमाव नहीं है उसके अंदर। तो हम प्रयास करेंगे, जितना हमसे बन पाएगा उतना हम बना देंगे उसको। पानी पिलाया, पूरे अंग को नाप के फिर से दिखाया, पुनः उसका संगठन बने आकृति बराबर की। ये मेरा काम रहा। आज मैं आपको स्पॉन्डिलाइटिस होने के कारण बताएंगे इस वीडियो के साथ साथ। तो स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है उसका 3-4 कारण है, जिसमें से पहला कारण है जिसको बोलेंगे शरीर की
मिसयूज, शरीर को गलत पोर्चर में, गलत वजन में और गलत कार्य में यूज करने के समय वो अंगों का फंस जाने के कारण ये ज़्यादा ही होता है। ये कभी कभी कमर को घुमाने में, ट्विस्ट करने में एक पार्ट दब जाती है और दब जाने के बाद वहाँ पेन होने लगता है। वो सोने पर भी ज़्यादा पेन महसूस होने लगता है। पैर में ममिंग होने लगती है, डिस्क के पास दर्द होने लगता है, डिस्क के बगल में, और वो कंधे तक जाता है और कंधे तक का पूरा मांस जो है वो हार्ड हो जाता है, जिससे उसको आगे पीछे घूमने में, अंगड़ाई लेने में दिक्कत होने लगती है। यह गाठिया की सदृश ही एक बीमारी है और फिर वो गले में भी आ जाता है। ज़्यादा समय हो जाने के बाद वो मांस में इतनी हार्डनेस आ जाती है कि वो हड्डी की तरह का हो जाता है और वो जुड़ जाता है, जिससे बैक उसका एकदम समतल हो जाता है। गला में दर्द होने लगता है, सर भारी रहने लगता है, आँख से कम दिखाई देता है। कई तरह के प्रीक्वलिटीज उसमें आते हैं। इसके लिए मैं दूसरी बात आती है, कोई वजन को उठाया सर पे और सर दबे जा रहा है लेकिन वो मान नहीं रहा और सोच रहा है कि थोड़ा दूर तो चल करके रख देना है, और वो गले में ज़्यादा ही कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन हो जाने के बाद भी होता है। तीसरा कारण है हाथ को गलत ढंग से रखकर बैठना, मूव करके बैठना। इससे भी वो सारी न्यूरॉन्स बंद होती हैं जो दब जाती हैं, उसमें संचार कम हो जाता है और संचार कम हो जाने पर वो कार्टिलेज की तरह हार्ड हो जाती है और फिर वो सख्त होते जाती है, होते 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 वो बोन की तरह हार्ड हो जाती है। तो इस क्रिया में 3 कारण बताए, 2 कारण बताए। तीसरा कारण है कहीं झटका लगा और झटका लगने पर वो बैकबोन में कहीं हैमरिंग हो गया, चोट आ गई, जिससे वो रुकावट बन जाएगा, वहाँ एक गांठ की तरह हो जाएगी और गांठ से फैलते 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 पूरे बैक न्यूरॉन वर्क करना बंद कर देंगे और वो हार्ड हो जाएंगे, सबको सीज कर देंगे। 3 कारण बताया। चौथा कारण है कहीं ऑल एट ए सडन स्लीप करना और स्लीप करने पर बैक में कोई बड़ा चीज़ आ जाना, जिससे बैक का पूरा पोर्चर आगे पीछे हो जाना। उसके चलते जो बीच से न्यूरो जाते हैं वो न्यूरो डिस्कनेक्ट होने लगता है और डिस्कनेक्ट होने के कारण अंग शून्य भी हो सकते हैं। तो ये 4 कारण मुख्य उसके बताए। इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो पोर्चर को नापा जाए। पहले सबसे उपाय डायग्नोसिस जो है, बिना नापे डायग्नोसिस नहीं हो सकता। तो अंगों को नापा जाए कि कितनी विकृति आई, कितना mm में आया या कितना सेंटीमीटर में आया, कितना इंच में आया। तो नाभि एक बॉडी का मिड भाग है और मिड भाग से कान के दोनों पोर्शन को नापने के बाद आपको पता चल जाएगा डिफरेंस इतना है। फिर कंधों को दोनों नापने से आपको पता चल जाएगा कि उसके कंधों में डिफरेंस इतना हुआ। उसके बाद नाभि से अंगूठा, पैर के अंगूठों को दोनों को नापने से भी पता चल जाएगा कि इसके पैर में कितना डिफरेंस हुआ। और एक कंधे से एंटी पैर के अंगूठे को नापना और दूसरे कंधे से एंटी पैर के अंगूठे को नापने की क्रिया से आपको डिस्क का समझ में आ जाएगा कि डिस्क पर इतना प्रभाव पड़ा। दूसरी बात यह है कि थाई का जो
ऊंचा वाला हड्डी है, इस हड्डी को कंधे से नापना और दूसरे तरफ के थाई के ऊंचे वाले हड्डी को दूसरे कंधे से नापना, इसके क्रॉसिंग पे समझ में आ जाएगा कि थाई कितना सटा या कितना हटा। उसी तरह नितंबे से घुमाकर और फिर कंधे को नापना और दूसरे नितंबे से घुमाकर फिर कंधे को नापना। अगर उस थ्रेड में अंतर आया, इसका मतलब है कि सीने के पार्ट का पोर्शन चौड़ा हुआ या सिकुड़ा, ये दोनों बात समझ में आ जाएगा। इसी तरह हाथ के पार्ट को, हाथ की उंगली को, मिडिल उंगली को लेकर एंटी माने उल्टा वाले कंधे से और हाथ के दूसरे कंधे को लेकर दूसरे उंगली से नापने से उसके हार्ट के नीचे का क्रॉस पता चल जाएगा कि उखड़ा या नहीं उखड़ा। जो अंग उखड़ा होगा वहाँ एरर आएगा। इस तरह कुल मिलाकर 300 जगहों से उसे नापा जाता है। नापने से पता चल जाता है कि स्पॉन्डिलाइटिस का कितना बाइफर्केटेशन हुआ। अब उस बोन को हमारे आर्ट के हिसाब से हम उस बोन को फिर शिफ्ट करके वहाँ पर ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो तुरंत उनसे पूछते हैं कि पहले और अब में क्या अंतर है। पानी पीकर देखो, धड़कन सही हुई, गले से निकलने में आसान हुआ, हवा सांस लेने में आसानी हुई, आँख की ज्योति बढ़ी या नहीं बढ़ी, सर हल्का हुआ या नहीं हुआ, गर्दन के कशेरुकाओं में अब वो तनाव है या नहीं है। दोनों स्कैपुला जो है उसके मिड के भाग में नीचे की ओर न्यूरॉन होती हैं और नीचे के न्यूरॉनों को जब तक सेट नहीं करते हैं तब तक हम पूछते रहते हैं कि आखिरकार इसका क्या प्रभाव हो रहा है। तो प्रभाव को हम देखते रहते हैं। तो ये मेरा स्पॉन्डिलाइटिस का अपना चिकित्सा है। और आदमी को अगर वो सतत बॉडी को क्रियान्वित रखे, बॉडी का क्रियान्वयन सही रखे, तो भी वो अंग खुलते हैं, उसमें दबाव कम होता है, क्योंकि वहाँ बहाव जो है सही, फ्लो सही हो जाता है और फ्लो सही होने से कोशिकाओं में सुधार होना शुरू हो जाता है। हाँ, प्लेसमेंट होने पर ज़्यादा सुधार होता है और एक्सरसाइज से एक लंबा समय लगता है और लंबे समय अंतराल के बाद ही वो सही हो पाता है। उसमें एक हम कैसेट देंगे, एक हम ऑडियो वीडियो देंगे जिसमें हम पूरे व्यायाम देंगे कि उसको घर पे आप व्यायाम के रूप में कैसे कर सकते हैं। और व्यायाम अगर सही ढंग से करेंगे तो उसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा। देखो भाई, इस क्रिया में, स्पॉन्डिलाइटिस वाले क्रिया में, जब आदमी चलता है, कुछ क्रिया सही करने लगता है तो दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन जो ही सोता है, रेस्ट करता है, तभी वो दर्द करने लगता है। इसका कारण ये है कि बॉडी को क्रियान्वयन करने से, बॉडी के प्रॉपर क्रियान्वयन करने से आदमी क्यूरिटी की तरफ जा सकता है। क्यूरिटी असंभव नहीं है। और दूसरी बात है कि सोने पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब, वो बिस्तर में जब सोता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पेन बढ़ जाता है और उसमें से और सब तत्व निकल जाते हैं। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि मिट्टी जो है, मिट्टी को फुला करके और उसका लेप अगर पीठ के पूरे भाग में, गले से लेकर नीचे के सारे भाग में करके सुखा दिया जाए और सूखने के बाद 5 मिनट घड़ी से देखकर उसको रखा जाए और रख करके फिर उसको साफ कर दिया जाए अर्थात धो दिया जाए, ठंडे पानी से नहला दिया जाए। तो ठंडा पानी मतलब अर्थवार्म पानी, अर्थवार्म पानी से नहा लिया जाए तो मिट्टी जो है अंदर से बहुत से एक्स्ट्रा तत्वों को खींच लेती है और एयर की मात्रा वहाँ फ्लो करने लगती है और एयर की मात्रा फ्लो करने के कारण स्पेस बन जाता है और स्पेस बनने के बाद वो सुधार में आना शुरू हो जाता है। तो एक क्रिया तो ये भी बताई। दूसरा बताया
कि सन बाथ लेना चाहिए, और सन बाथ भी लेता है तब भी उसको आराम मिलेगा। सन बाथ में आराम मिलेगा क्योंकि वो प्राकृतिक टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर को वो अपने बॉडी में रिसीड करता है। रिसीड करने से एक्स्ट्रा थिंग्स जो है वो बाहर हो जाता है। तो एक वो भी क्रिया है। चौथी क्रिया है मसाज। तो मसाज मतलब हेवी मसाज नहीं, मसाज मतलब किसी तरह का तेल लेकर के, जैसे लहसुन का तेल में लहसुन पका करके 200 ग्राम तेल में 50 ग्राम लहसुन को छीलकर पका लिया जाए। पक जाने के बाद लहसुन को तेल को छान के रखा जाए, और उस तेल को अगर मसाज माने मिलाया जाए, थोड़ा सा बल्कि उसमें कपूर की मात्रा डाल ली जाए और मिलाया जाए, तो मिलाने से भी उसके अंदर वो व्यवस्था बनने लगता है। तो ये 4 तरह के हमने व्यवस्था बताई, और जो कि इनमें चारों में से किसी में आराम, तीनों में किसी कोई का आराम नहीं मिल रहा है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं उसको पूर्णतया देख करके और प्रयास करूंगा कि जितना उसको हम रिलीफ दे सकें। आई एम नॉट गॉड बट आर्टिस्ट, आई एम नॉट गॉड बट आर्टिस्ट। लोगों का कहना एक अलग चीज है, उनको सुविधाएं मिल जाती हैं, उनको आराम मिल जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि आप भगवान तुल्य हैं। हम भगवान नहीं भाई, हम कारीगर हैं, हम कारीगर हैं। और उस कारीगर में मेरा नाम बड़े सम्मान से लोग लेते हैं। लोटा बाबा सब लोग बोलता है, मैं उसको सम्मान करता हूं। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों में इतनी बड़ी भाव जगती है, मेरे कीमत से भी ज्यादा का भाव। तो जिसके आत्मा में ये भाव आती है, मुक्ति तो एक मुक्ति है, मुक्ति बहुत बड़ी चीज है और मुक्ति आसानी से मिलती नहीं। तो ये मुक्ति के भाव पर लोग बोलते हैं, और मैंने इस विषय पर बहुत दिन काम किया, बहुत सारे रोगियों का काम किया, और सबों ने मुझे सराहा, सबों ने मुझसे लाभ उठाया। मैं उन लाभ उठाने वाले सारे पेशेंटों को, ये भारत के अंतर्गत ही होंगे, मैं सहर्ष प्रणाम करता हूं कि जो हमारे कर्मों से उनको फल मिला। बाग होने से मतलब नहीं है, बाग का फल किसी के हाथ लगा और वो अच्छा लगा, तो भावनाओं पर भी ये निर्भर करता है। बहुत बार स्पॉन्डिलाइटिस वाले सामाजिक भर्त्सना जो होती है, सामाजिक अलग ढंग का व्यवहार जो होता है, उसके चलते वो डिफ्रेशिएट हो जाते हैं, और इस तरह के पेशेंट को सुधारने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसके मानसिक स्तर को फिर से सुधारना पड़ता है। तो मानसिक स्तर को बनाए रखा जाए, ये काम असंभव नहीं, इसके लिए किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ऑपरेशन का मतलब ही होता है संचालन, स्विच ऑन ऑफ, प्लेसमेंट, और उसके अंदर चीरफाड़ शब्द नहीं आता। मेरे विधा में कोई चीरफाड़ शब्द नहीं आता, तो मैं उस काम को बिना चीरफाड़ का संपन्न कर लेता हूं, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात बताई। अब 2023 आएगा और 2023 में 50-50 होगा। 50-50 मतलब 50% पैरालिसिस के पेशेंट होंगे और 50% जो हैं वो 25% स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट होंगे, और बाद बाकी बहुत सारे रोग हम जो देखते हैं वो 25% लोग भी होंगे। तो मैं अगले साल की तैयारी इसी तरह किया हूँ, और अपना वैद्यशाला भी उसी तरह से सजा के रखेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट भी उसी तरह के रहेंगे। मैं उसकी तिथि भी निश्चित कर दूंगा। जो पेशेंट हमारे पास फ़ोन करेगा उसको हम बता देंगे कि स्पॉन्डिलाइटिस का डे क्या होगा और पैरालिसिस का डे क्या होगा, और गाठिया साटिका और बाथ के डे क्या होंगे, और उस डे में उनको बुला करके हम सर्विस देंगे। इसके लिए आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और धन्यवाद आप लोगों ने मुझे